नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बता दें कि नामांकन बुधवार से 10 दिन तक दाखिल किए जाएंगे। तो वहीं इस सीट को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद बीजेपी में लॉबिंग तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के नेताओं ने दिल्ली दरबार के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। उधर बीजेपी किसी भी समय प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। साथ ही 11 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो वहीं 13 दिसंबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। अगर जरूरत पड़ती है तो 20 दिसंबर को एक सीट के लिए मतदान करवाया जाएगा। लेकिन मसला में आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे और सवाल ये कि राज्यसभा के लिए कितने दावेदार, कौन होगा उम्मीदवार, तो इसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही सवाल है कि हरियाणा में बीजेपी में तेज हुई राज्यसभा के लिए लॉबिंग, क्या राज्यसभा के लिए कितने दावेदार और कौन होगा इसका उम्मीदवार, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा के रण में क्या कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार, सबसे बड़ा और अहम सवाल। और सवाल यह भी कि हरियाणा में राज्यसभा के लिए क्या है समीकरण, उसको लेकर भी समझने की आज मसला में कोशिश रहेगी। तमाम सारे प्रवक्ता हमारे साथ पैनल पर मौजूद होंगे और राज्यसभा की जंग में कौन किसके संग, ये चीज भी देखने की। तो हरियाणा में राज्यसभा की रेस में अब कौन होगा फेस, ये भी देखने की वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी कभी भी किसी भी वक्त अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। लॉबिंग तेज हो गई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरियाणा में एक सीट पर राज्यसभा का उपचुनाव होना है और ऐसे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो 20 दिसंबर को इसके लिए चुनाव होगा। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर चुनाव की जरूरत पड़ी तो 20 दिसंबर को यहां पर चुनाव होगा। तो हम आज मसला में समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में बीजेपी में जिस तरीके से लॉबिंग तेज हो गई है, उसको लेकर तो हरियाणा में राज्यसभा के लिए क्या है समीकरण, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा की जंग में कौन किसके संग होगा, मसला में आज समझने की कोशिश करेंगे, समीकरणों पर नजर डालेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो राज्यसभा की जंग में कौन किसके संग होगा, इसको समझने के लिए एक पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेगा और हरियाणा प्रदेश के समीकरणों पर, जिस तरीके से राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना है, ऐसे में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उनके किस तरीके से दृष्टिकोण और मापदंड क्या हैं पैनलिस्टों के, किस तरीके से अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। इस पर चर्चा आज मसला में अब से कुछ देर में मुझे बताया जा रहा है कि हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उसमें सभी पार्टियों के प्रवक्ता यहाँ पर होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से एक राज्यसभा की सीट के लिए उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और हरियाणा में क्या है समीकरण, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा की जंग में कौन
समझने की कोशिश मसला में राज्यसभा की रेस में कौन किसके साथ होगा और कौन फेस होगा, इसका जो है समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में किस तरीके से क्या समीकरण है धरातल पर, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है मेरे साथ एक पैनल जुड़ा होगा और सभी पार्टियों के ऑलमोस्ट जो है प्रवक्ता, और जानने की कोशिश कि राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से अधिसूचना जारी कर दी गई है, नामांकन के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो 20 दिसंबर को जो है उसका चुनाव होना है। अब चुनाव होना है तो उसको लेकर जो है अगर जरूरत पड़ती है तो चुनाव होना है, लेकिन इस बात के मायने किस तरीके से किसके पाले में जो है सीट जाती हुई नजर आएगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा में राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और कहा यह भी जा रहा है कि अब से किसी भी वक्त जो है बीजेपी पार्टी जो है भाजपा अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है, लेकिन विपक्ष का क्या रोल रहने वाला है इसमें, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो है अपने मेहमानों का जो है मैं आपके साथ तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ राजवीर रोहिला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। अनुसुरा जी हैं, प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। वीरेंद्र शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि राज्यसभा का उपचुनाव एक सीट को लेकर जो है होना है और ऐसे में जो है तमाम सारे जो अधिसूचना है, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो यहां पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अब से कुछ दिन में जो है इसको लेकर भाजपा अपने प्रत्याशी का ऐलान कभी भी किसी भी वक्त कर सकती है। तो समझने की कोशिश राजवीर जी, सबसे पहले डिबेट की शुरुआत में आप ही से करने की कोशिश करूंगा और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो है आप इस पूरे समीकरण को देख रहे हैं कि क्या कुछ समीकरण होने वाले हैं। राजवीर जी, ओवर टू यू। नमस्ते गौरव जी, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ये हमारे जो एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष थे, जो वरिष्ठ नेता है श्री कृष्ण पवार जी, उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा तो जीत गए वो, तो इसलिए हमारी वो सीट खाली होगी। तो उसी के नाते ये 3 तारीख को नोटिफिकेशन आया, 10 तारीख तक इसके नॉमिनेशन होने और 11 को जांच हो जाएगी और 13-14 को नाम वापसी हो जाएगा और 20 तारीख को राज्यसभा सांसद चुना जाएगा। क्योंकि जो इसका रिजल्ट आता है वो तुरंत प्रभाव से आता है, चाहे 24 घंटे का इसका टाइम रहता है तो भी। तो उसी नाते ये सारी कवायद चल रही है और ये 4 साल का शायद इसका टाइम रहने वाला है, क्योंकि 2 साल तो हो गए थे हमारे कृष्ण पवार जी को। तो इसके लिए पार्टी ने अपना डिसीजन लेना, जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है या चुनाव समिति है तो उन्होंने नाम तय करना, उसी नाते उनके पास सारा डाटा है किसको उन्होंने राज्यसभा में भेजना है, किसको नहीं भेजना है। तो ये सारी बातें हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे पास तो एक नाम आएगा, उस नाम पे हमारे जो विधायक दल है सारा वो उसको वोटिंग करेगा अगर वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो पहले मैदान छोड़ चुके हैं। उन्होंने सिकंदर हुड्डा वाला प्रकरण में भी ऐसे ही बोला था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, तो यहाँ भी उनका रखा है जवाब है कि हमारे पास संख्या बल नहीं, और कहीं ना कहीं विपक्ष यहाँ से भागने का काम कर रहा है। वो चाहता है कि वो सब अच्छा आए, बस कंटेस्ट ना करना पड़े, ऐसे ही सरकार बन जानी थी, ऐसे ही लोकसभा में 10 की 10 जीत जानी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता और जो संख्या बल है वो हमारे साथ है और निश्चित तौर पर हमारा जो सांसद है जो जिसका नाम आएगा तो वो राज्यसभा जाएंगे। जी जी, ठीक है योगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी किस तरीके से जो है इस पूरे उपचुनाव को एक सीट के लिए देख रही है, क्या रणनीति, क्या समीकरण, क्या चलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौरव जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए राज्यसभा चुनाव का विषय है, इसमें तो देखिए स्पष्ट है
कि उपचुनाव ये होने जा रहा है और इसमें देखिए क्योंकि सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी को मिली है तो बहुमत का आंकड़ा इनके पास 48 का आंकड़ा है। तो कहीं भी इस तरह का, क्योंकि ये तो कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, ये राज्यसभा में तो विधायकों की वोटिंग होती है और उससे बिल्कुल आमतौर पे स्पष्ट हो जाता है। अगर ये चुनाव 2 सीटों का होता तो 1 सीट हमें निश्चित रूप से मिलनी थी। अब विषय ये है गौरव जी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे 3-4 महीने पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने हमारी पार्टी से नेता इंपोर्ट किए थे किरण चौधरी जी को, तो 10 दिन पहले वो इनकी पार्टी में आए, उन्हें टिकट दे दी। अब अहम मुद्दा ये है कि इनकी पार्टी का मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा या अब भी इंपोर्ट किए उम्मीदवार पर ये भरोसा जताएंगे। ये जनता के मन में जरूर एक सवाल है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कैडर नहीं है। ये अब समय समय पे जब जब इनको जरूरत महसूस होती है तो वो दूसरी पार्टियों से नेता चुराते हैं और जैसे ही उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है फिर उन्हें साइडलाइन कर देते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे एक पूर्व के नेता है कुलदीप बिश्नोई जी, काफी प्रयासरत है राज्यसभा के लिए, इनके नेताओं से अमित शाह जी से और प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमारी शुभकामनाएं उनके लिए, तो उम्मीद भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि अब इन्हें आवश्यकता ज्यादा महसूस नहीं हो रही सकती ना। हो सकता है ये 1.5 साल बाद जरूर इन्हें कहीं भी जब भी जरूरत महसूस होती है, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है ये, तो ये वही एक्सपेरिमेंट करती है, जैसे जरूरत होती है उन्हें पद दे देते हैं। अब चोई वीरेंद्र सिंह जी इसीलिए तो वापिस आ गए ना कांग्रेस में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इसमें तो ये कुछ नहीं है, जाके भी उन्होंने देख लिया भारतीय जनता पार्टी। आज एक मुद्दा तो ये है, और इससे बड़ा मुद्दा आज के दिन गौरव जी मैं समझता हूँ आज किसानी बचाने का मुद्दा है। और आज देखिए किस तरह से बॉर्डर पर इन्होंने बैरिकेडिंग करके, और किस तरह से हरियाणा में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकी सरकार बन गई, क्योंकि हमारे हुड्डा साहब ने तो स्पष्ट कह दिया था बाय डिफॉल्ट कह रहे हैं, तो सुनिए उसी दिन जम्मू बॉर्डर और सभी बॉर्डर आम उनके लिए, किसानों के लिए खोलने जाएंगे। अब किसानों ने एक बात कह दी कि हम बिना ट्रैक्टर के भी जाएंगे, फिर भी ये नहीं चाहते कि किसान एक अपनी जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसमें आए और आए दूर ये चर्चा करने को तैयार नहीं है। और एक सबसे बड़ा झूठ, मैं आज भी एक चैनल पे यही बात बोल रहा था, इनके जो एक संविधान में जब शपथ ली जाती है, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या मंत्री का हो, स्पष्ट रूप से एक सच्चाई की और वो एक जो ईमानदारी की शपथ ली जाती है, परंतु इनके नेता विधानसभा में बिल्कुल सरेआम झूठ बोलते हैं कि हमें एमएसपी पे खरीद करने हैं। जीरी इन्होंने 3100 रुपए पे लेने का वादा किया था, परंतु 3100 राजवीर जी मैं आपके पास लौटूंगा, बिल्कुल आऊंगा। एमएसपी पे 2000 से 2100 से ऊपर उसकी खरीद नहीं हुई जी। 2300 समथिंग को एमएसपी था, 2370 और 3100 रुपए इनके मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने लेने का वादा किया। और आप देखिए ये क्या कहते हैं, देखिए हरियाणा की जनता आपके माध्यम से जो भी दर्शक सभी देख रहे हैं वो सभी समझदार है। एमएसपी की गारंटी देने का अख्तियार मुख्यमंत्री को है ही नहीं, या कोई हमें ऐसा प्रोविजन कानून में दिखाए। एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार के अधीन आती है। इस मुद्दे पर भी आऊंगा, इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन प्रतिक्रिया में जो है एक एक सबसे ले लूं। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा आपकी बात को, लेकिन जो है प्रतिक्रिया जो है आज के टॉपिक पर जो है मैं सभी और जो अन्य प्रवक्ता है हमारे साथ उनसे भी जो है बात करना जरूरी है। योगेश जी आऊंगा मैं आपके पास, अनुज सूरा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। और जो है एक सीट को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं और खाली पड़ी हुई है सीट जो है, उसको लेकर आपके क्या समीकरण कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप जो है, क्योंकि 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या जो है मैंडेट पूरा है, यहाँ पर 48 है, विपक्षी दल के पास में जो है 37। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या ये सीट जो है भाजपा के ही पाले में? जी सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को और प्रवक्ताओं को नमस्कार, राम राम। देखिए हरियाणा के अंदर जो स्थितियां हैं बिल्कुल भाजपा बहुमत में है
तो डेफिनेटली उम्मीद है कि वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे और राज्यसभा में भेजने में कामयाब भी रहेंगे। लेकिन जो हरियाणा का इतिहास रहा है, हरियाणा में जिस तरीके से राज्यसभा में लोगों को भेजा गया है वो भी मायने रखता है। जिस तरीके से स्याही कांड हरियाणा में हुए हैं, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने खुद ही कह दिया कि जो कैंडिडेट होगा वो बीजेपी का ही होगा या इंपोर्ट कांग्रेस से इंपोर्ट किया हुआ होगा। ये इंपोर्ट शब्द का इस्तेमाल किया जी। हाँ जी। तो ये तो खुद ही मान रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल खेलते हैं भाजपा के साथ। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हरियाणा को ले बैठा है इस विधानसभा चुनाव में। और मैं तो कहती हूँ कि भाजपा से मैं निवेदन करूंगी कि इंपोर्ट ही कर रहे हो तो अब की बार सबसे जो मेन मैं कहूंगी समान है कांग्रेस का, हुड्डा साहब को इंपोर्ट कर लो। वो बेटर रहेगा हरियाणा के लिए कि आप हुड्डा साहब को इंपोर्ट कर लीजिए और उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दीजिए, ताकि हरियाणा की जनता को स्पष्ट हो जाए जो हरियाणा के अंदर आज राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। उसके बाद आज क्योंकि शंभू बॉर्डर पे दोबारा से हरियाणा सरकार ने अपना रंग दिखाया है, तो मैं वो जिक्र भी करना चाहूंगी कि जो सरकार कह रही थी, लगातार कह रही थी कि ट्रैक्टर अलाउड नहीं करेंगे हम दिल्ली में। हालांकि सरकार को सोचना चाहिए कि दिल्ली ट्रैक्टर वालों ने ही बनाई है। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जो जनता है, किसान मजदूर, वो ही दिल्ली की निर्माता है। तो फिर भी चलो उन्होंने कहा और किसानों ने माना, लेकिन आज पैदल और सीमित संख्या में जा रहे जो किसान थे, जो संख्या भी निर्धारित करके जा रहे थे कि हम ज्यादा संख्या में नहीं जाएंगे, उनके ऊपर जिस तरीके से टीयर शैल फेंके गए हैं और वो भी एक्सपायर डेट के, तो बड़ी शर्मनाक स्थिति हरियाणा के लिए है। और मैं कहती हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और राजवीर जी आऊंगा बिल्कुल। आप बोलने के लिए बचा ही क्या है, लेकिन ये भाजपा वाले बड़े बेशर्म हैं। किसानों के खून पे, किसानों के आंसुओं पे राजनीति करते आए हैं, आज भी कर लेंगे। लेकिन बड़ी शर्मनाक स्थितियां हैं जो बॉर्डर पे बनी हुई हैं। पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा पंजाब देख रहा है, मैं कहती हूँ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है जिस तरीके से किसानों के ऊपर दोबारा क्या पता नहीं कितनी बार ये सरकार जातियां कर चुकी है, जुल्म कर चुकी है। हम तो सोचे थे कि क्योंकि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं हर डिबेट में कहते हैं कि इस बार हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो किसान परिवार से है, कि हमने आम किसान को मुख्यमंत्री बनाया है। तो क्या आम किसान परिवार से जो व्यक्ति इस पद तक पहुंचा है उसको किसानों का दुख, किसानों की तकलीफ दिखाई नहीं देती? मैं मानती हूं कि सरकार हो सकता है खुद को असक्षम मानती हो कि हम किसानों की मांगे पूरी नहीं कर सकते, बात तो कर सकते हैं या बात करने में भी असक्षम हैं। तो ये स्थितियां बहुत दुखद हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान ने देखी। ठीक है राजवीर जी बेहतर जवाब देंगे। इसका चिंताजनक स्थितियों पर भी मैं प्रकाश डालने की कोशिश करवाऊंगा इनसे, जो है राजीव जी ज्यादा बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। वीरेंद्र जी, लेकिन मैं आपसे पहले आना चाहूंगा आप पर, जो है आप बताएं सवाल राज्यसभा की रेस में कौन इस बार जो है फेस होगा, और साथ ही साथ सवाल उनका भी है, योगेश जी ने जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया कि इम्पोर्ट करे हुए जो है नेताओं का विकल्प जो है कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के पास में है, जिस तरीके से पहले की जो तस्वीर थी उसने बयां किया, और इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें क्या देखने को मिल सकती हैं, योगेश जी का सवाल था। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्या इसी तरीके की परिस्थितियां आप देख पा रहे हैं एनालिस करते हुए? चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, तमाम मेरे पैनलिस्ट साथियों को और आपको नमन करता हूँ। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वो राज्यसभा के लिए फेस होगा जिसको अगले किसी राज्य में होने वाले चुनावों के लिए भरपूर उसका फायदा उठाया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक इस तरह का जो कल्चर है, इनका जो काम करने का तरीका है कि आने वाले दूसरे प्रदेश में, किसी राज्य में या कोई भी किसी तरह का चुनाव होगा, उस चुनाव में किसी देश को कैसे यूज किया जाए। तमाम हरियाणा प्रदेश के बड़े सीनियर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन में यूज किया, और यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत बहुत सारे नेताओं को ये लोग निराश करने जा रहे हैं और उनको यूज करने के बाद उनको फेंकने का ये लोग काम करेंगे।
राज्यसभा की अगर बात आती है तो राज्यसभा की चुनाव की बात करेंगे तो राज्यसभा की जो अथॉरिटी होती है, राज्यसभा की जो एक समिति है और राज्यसभा के साथ साथ में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, उन्होंने कल और परसों जो अपने मुखारविंद से अपने वक्तव्य में क्या कहा, बड़ी उन शब्दों को सुनकर के इस देश के वासी होने में बड़ी शर्म आती है हमारे को कि एक देश का सर्वोच्च पद पर दूसरे नंबर के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ इंसान इतनी मार्मिक अपील करता है इस देश के प्रधानमंत्री जी से, इस देश के कृषि मंत्री से। और मैं बहन अन्नू सूरा जी को सुन रहा था कि वो एक शब्द बार बार यूज कर रही थी कि बॉर्डर पे क्या हालात बन गए। तो बड़ी शर्म की बात है कि आज हमारा आप बैठ करके एक बॉर्डर शब्द यूज करना पड़ रहा है, और वो बॉर्डर किसके लिए, तो प्रदेश के राज्यों के लिए। बड़ी शर्म की बात है। तो जैसा कि सभापति, राज्यसभा के सभापति ने कहा कि उनसे बात क्यों नहीं करना चाहते, उनसे अगर कोई वादा किया था, कोई कमिटमेंट किया था तो क्यों निभाना नहीं चाहते। तो वो उन्होंने कहा कि मैं कहना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन संवैधानिक पद पर बैठा हुआ उसकी गरिमा होती है और वो मैं सारी चीजें नहीं कह सकता हूं। उसके बावजूद भी अगर आप राष्ट्रपति के सभापति को भी इस तरह से नजरअंदाज करेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि राज्यसभा के कोई मायने रह जाते हैं। राज्यसभा की जितनी शक्तियां हैं उसकी कोई नैतिकता रह जाती है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव एक ढकोसला, एक ड्रामा है भारतीय जनता पार्टी के तंत्र में। इनका एक जो तंत्र है वो काम करता है, लोकतंत्र को बिल्कुल इन्होंने हत्या करने का काम किया है। बार बार हमारी देश की सर्वोच्च एजेंसियों ने बार बार इंडिकेट किया है, बार बार आकर के उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम माध्यम से उन्होंने चिल्लाने का काम किया कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र उस तरह का लोकतंत्र नहीं है जिसकी हमारे शहीदों ने जो कल्पना की थी। तो इस तरह के अगर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही एजेंडा रहेगा, सत्ता को किस तरह से हासिल करना है, किस तरह से जो राजनेता हैं, जो लोगों के चाहत है, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको सिर्फ आपने किसी बात से यूज करना है, लोगों के वोट हथियाने हैं और आपने सत्ता को काबिज कर लेना है। उसके लिए अगर कोई राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा का अगर ये लोग चुनाव करते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले राज्यसभा के अंदर वो फेज होगा इनका जिस फेज के बलबूते पे आने वाले किसी भी प्रदेश के चुनाव के लिए उस फेज को यूज करेंगे और उसके बाद तुरंत उसको निकाल करके दूध में से मक्खी की तरह फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक करतूत है। ठीक है वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी यहाँ पर जो है और दोनों प्रवक्ताओं की बातों से सहमत, लेकिन राजवीर रोहिला जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा, राजवीर जी आप तीनों के जवाबों का जो है, सवालों के जवाब यहाँ पर दीजिए और सवाल मेरा भी होगा, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system.
producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद मसला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है कि राज्यसभा के लिए कितने दावेदार हैं, कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर समीकरणों को समझने की कोशिश। और जो है ब्रेक से पहले जो है वीरेंद्र जी बात रखते हुए दिखाई दे रहे थे कि जिस तरीके से जो है मसला राज्यसभा के चुनाव को लेकर है तो वो उन्होंने ढकोसला कहीं ना कहीं बताया। राजवीर जी बखूबी इस पर जवाब देंगे। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे? योगेश जी कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट करते हैं और उसी से ताल्लुकात रख रही हैं अनुसूरा जी। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि एकमात्र ढकोसला है, ये अपनी तरह से जो है चुनाव होगा। क्या कहना चाहेंगे राजवीर जी? विपक्ष को जनता ने लगातार 3 बार निकाल दिया, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे भाई क्या करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें तो वही बात आती है ना भाई, करे तो करें क्या। अब आप ये 2014 15 में इनको निपटाया, 19 में निपटा दिया, 24 में निपटा दिया, और इस तरह से क्या है, हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि इनकी पार्टी में कितनी बाजी है, कितने बड़े हुए हैं। 12-13 साल से इनका संगठन नहीं बना हुआ। अब महाराष्ट्र में जो हार हुई, नाना पटोले ने भी अपना इस्तीफा किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उनके भाव वो अब तक डटे हुए हैं। बावरिया ने भी पेशकश कर दी। तो ये जो पार्टी पे जो कब्जा चल रहा है ना, असली लड़ाई कब्जे की है इनकी पार्टी की। तो इसलिए चौधरी जी ने तो सरेआम बोला भी आप बेटे की पार्टी बनाकर रख दिया इसको, किसी कार्यकर्ता की कोई अहमियत नहीं होती। ठीक है ना। और 2014 से लेकर 2024 तक कितने नेता बेटे की पार्टी, किरण चौधरी जी राज्यसभा सांसद है और श्रुति जी मंत्री हैं। अरे रुको तो एक बार फिर, अब साहब ऐसे नहीं, मैं बोलता नहीं बीच में। आपने पूरी रामायण गाई, मैंने कुछ नहीं बोला। तो 2014 से लेकर 2024 तक इन्होंने दर्जनों नेताओं को ठिकाने लगाने का काम किया, लेकिन कुछ नेता समझदार थे, उन्हें पता था उनका अपना भविष्य है और वो जनाधार वाले भी थे, उनका अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव था। तो उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर उस नेता कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया तो दिया जा सकता था। ठीक है ना। तो चाहे वो टिकट देने की बात है, चाहे वो राज्यसभा भेजने की बात है, या संगठन में काम देने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को उसकी योग्यता अनुसार काम देती है। तो ये इनकी खींच बता रही है कि कहीं इनका कोई और नेता ना किसी ले, क्योंकि जो राय से आया वो भी चिल्ला तो फिर क्या करेंगे। तो रही बात इनकी किसानों की बात, तो किसानों के लिए जो कांग्रेस ने मतलब झूठ बोला है हमेशा, 2004 से लेकर 2006 के बीच स्वामीनाथन जी ने 5 रिपोर्टें दी थी, और 6 से लेकर 14 तक की कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी और हरियाणा में भी। हरियाणा में ये बताते कितनी फसलें खरीदा करती है। केंद्र ने इनकी जो 8 साल तक वो रद्दी में क्यों डाले रखी मनमोहन सिंह जी ने उस रिपोर्ट को। अब इनको ऐसा कैसा दिख रहा है कि उस रिपोर्ट में सब कुछ है, और इससे आगे भी मैं जाऊंगा। 2017 में स्वामीनाथन जी ने 4 ट्वीट किए थे जब मोदी जी रिपोर्ट लेके आए थे किसानों के लिए, सोइल हेल्थ कार्ड का, मनरेगा में सुधार और भी सोच से उन्होंने ये कहा था, वो भी वास्तविक थे अभी भी। किसान आयोग की बहुत सी रिकमेंडेशन को
मोदी सरकार ने माना और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने डिटेल में बताया थी वो चीजें, तो आप समझ सकते हैं जिन्होंने रिपोर्ट दी कांग्रेस सरकार में, उन्होंने दबाए रखा उसको। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित में तो हर किसी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करते हैं, ना कोई धर्म संप्रदाय देखते, ना कुछ और देखते, ना साथी देखते वो। क्योंकि जो योजनाएं होती है वो सभी के लिए होती है। किसानों के लिए सम्मान निधि शुरू की, सोयल हेल्थ कार्ड शुरू किए, ऐसी बहुत सी योजनाएं, किसानों सब्सिडी करी, सोलर एनर्जी के लिए काम किया, जिसमें कि हजारों मतलब ट्यूबवेल लगे हैं। ठीक है, ये चीजें सारी वो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए नहीं है मसला। ये मोदी जी लगातार किसानों को समर्पित रहेंगे और वो रहेंगे, उन्हें काम करना, उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं कौन क्या बोल रहे हैं। रही बात है महामहिम जी की, जो उन्होंने बयान दिया वो उस बयान के वो जवाब दे, हमें मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, वो उन्होंने भाव में कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं। तो जो जिस स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए ये लोग बूमाबूम करते हैं, तो वो रिपोर्ट इन्होंने 8 साल तक क्यों दी, जवाब तो इनको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार ने 24 फसलों का एक लिस्ट बना के दी, भाई हम जैसे जैसे फसलें आएंगी हम इन फसलों को लेते रहेंगे। सोयाबीन, सूरजमुखी 3500 बिकती है पंजाब में, 6700 बिकती है हरियाणा में, 4000 बिकती है सरसों पंजाब में, 6400 पर बिकती है यहाँ। ठीक है, और तो अब कौन है किसान? वो किसान पंजाब के हैं। तो वो पंजाब के किसान, पंजाब के जो मुख्यमंत्री है या वहां की सरकार है, उससे बात करनी चाहिए। आम आदमी की जो सरकार है, तो ये मतलब बड़े क्रांतिकारी बनते हैं, इन्हें बात करनी चाहिए उनसे। ये धर्म करते हैं, ये मारते पीटते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें तो क्योंकि हरियाणा का जो किसानों से समझ में आ चुका है, भागड़ा से लेकर राय तक 15-20 सीटें बढ़ती है, इन सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया उन्होंने। उन्हें पता है कि ये सरकार आपके भले के लिए, आपके लिए काम करती है। इसी सरकार ने 1.5 से 2.25 लाख नौकरियां दी है, शपथ लेते 25,000 नौकरियां दी है, 1,20,000 जो SKRN में तो उनकी जॉब सिक्योरिटी दी है। किसके बच्चे लगते हैं नौकरियां? सबसे ज्यादा किसानों के लगते हैं। टाटा उठा के देखो आगे, ये लोगों की शांति के दुश्मन है। ये तो बैकअप दे रहे हैं ये लोग, इन्हें नहीं समझता। इनकी वजह से रेवेन्यू में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल रहेगा तो कौन अपनी फैक्ट्रियां लेके आएगा? जिन लोगों ने पंजाब को गर्त में डाल दिया, पंजाब में कौन सा उद्योग धंधे आए, कौन सा निवेश आया? बताए मुझे आप, आम आदमी वाले। एक 3 रुपया नहीं आया वहां, कोई उद्योग नहीं लगा वहां। हरियाणा में जो आ रहा था, जो सस्टेनेबल है, जो अभी भी चल रहा है, जो आ रहा है, जो हम उसे खराब नहीं कर सकते। हरियाणा की जो जनता है और एक माहौल है जो उद्योगपतियों के लिए, या जो धंधा करना चाहते हैं अपना, या जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, वो माहौल हमने दिया है, जिसके लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। अभी दिल्ली कटरा शुरू हुआ है, अभी 152 शुरू हुआ है, द्वारका एक्सप्रेस वे शुरू हो गया, सोनीपत से जींद का जो ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया है, 1 घंटे में जींद से सोनीपत हाइड्रोजन की जो ट्रेन चलने वाली इसी महीने में। तो ये सारी चीजें हरियाणा की जनता देख रही है। भाई 80 हमने कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने लग रहे हैं, हर क्षेत्र में काम किया है। ये चीजें विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इनको दिक्कत ये है कि भाई ये सरकार क्यों चल रही है? हरियाणा की जनता के लिए हरियाणा की जो सरकार नायब सैनिक के नेतृत्व में वो बिल्कुल समर्पित है। शांति, सुरक्षा, सहयोग बिल्कुल रहेगा ये, और अफरा तफरी का माहौल नहीं पड़ने दिया जाएगा। आप जो कांग्रेस के साथी वो मुझे बताएं, आपके राज्य में कितनी फसलें ली जाती थी? और आम आदमी पार्टी वाले भी मुझे बता दें, आप वहां कितनी MSP दे रहे हो? क्योंकि पंजाब के किसान जा रहे हैं ना, तो हरियाणा ने एक योजना बना दी, 24 फसलों का हमने रेट तय कर दिए। आपको क्लीन क्या दिक्कत आती है? और इन लोग जो अनुसूरा भी है, 20-22 साल से इनकी पार्टी सत्ता से बाहर है, इनकी पार्टी का कोई अता पता है ही नहीं अभी। ठीक है ना, तो यह भी किसान के नाम पे बेवकूफ बना कर दे, तो जनता ने इनको भी घर बैठने का काम कर दिया। ये जो कहते थे 7 पीटी का जुगाड़ कर देंगे, वो अपना तो 7 पीटी का जुगाड़ करके होंगे, लेकिन हरियाणा को खर्च में डाल देते वो लोग।
ठीक है सर, ठीक है। जो नेताओं के पास जो लाइन लगा कर दी मेरे छोटे आ रहा हूँ पुलिस में लगा दे, कंडक्टर लगा दे, चपरासी लगा दे। यहाँ सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था खड़ी करी की थी बिना खर्चे की, उस व्यवस्था में वोट दिया है। उस व्यवस्था में हमें सरकार ने बनाने का मौका दिया है। ये सरकार जनता के लिए है, जनता को समर्पित और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, ठीक है सर, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, फिर जो है मैं शिहाग जी आपके पास आऊंगा। अनु जी भी कुछ कहना चाह रही हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए। अनु जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, मैं तो छोटी सी एक प्रतिक्रिया ये देना चाहता हूँ कि राजवीर रोहिला जी ये बता दें कि माननीय सभापति जी ने गलत कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब माफीनामा कबूल किया तब उन्होंने गलत कहा या सही कहा, बस इतना सा बता दीजिए। या वो गलत थे या आज आप लोग गलत हैं। एक सभापति महोदय अपने पूरे वक्तव्य में इतनी सारी अपनी अपील करता है, धार्मिक अपील करता है, तो उसमें बहुत सारा दर्द उनको झलकता है। तो ये चैनल पे बैठ के बता दें या तो वो गलत है या वो सही है। मैं तो इनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ किसानों के लिए। राजवीर जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद जो है अनु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, मोदी जी ने वापस ले लिया क्योंकि लोकतंत्र में संवाद से ही समाधान होता है। वो वापस हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक मुझे जो पंजाब के किसान जो धरने लगा रही है, वो किसान, उन किसानों से आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? आप लोग आगे सरकार है उन चीजों को, जब फेस आपको करनी है अल्टीमेटली आज करो, कल करो, परसों करो, आपको फेस करनी पड़ेगी वो चीजें। ठीक है ना? तो जो भगवंत मान है वो क्या कर रहा है? वो तो ये होता है ना, मेरा बनाने को निकल जाओ और आगे के लिए जाओ तुम जी। लेकिन हरियाणा की सरकार संवेदनशील सरकार 24 घंटे दरबार से ठीक है। अनु जी, मैं आपके पास वो बुलाएंगे या आएंगे तो वार्तालाप शुरू है। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। राजवीर जी का कहना है कि कोई इशू नहीं है। जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, जिस पर जो आप बात करना चाह रहे हैं, आए और बातचीत से जो है हल और समाधान निकलेगा। ठीक है राजवीर जी। अनु जी कुछ कहना चाह रही हैं, फिर शिहाग जी मैं आपके पास आऊंगा। अनु जी। जी, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि इनेलो के राज में हम हरियाणा को कर्ज में डाल दिया। आप आंकड़े चेक करिए कि जब आप सुनिए, मैंने आपको सुना, आपकी सब कुछ, आपका जो सरकारी रेडियो चलता है हम बड़ी शांति से सुनते हैं। सरकारी रेडियो, जैसे सैनी जी की भाषा बोल रही हूं मैं, सरकारी रेडियो। इन्होंने कहा कि हरियाणा को कर्ज में डाल दिया। जब इनेलो की सत्ता गई थी तब हरियाणा के खजाने में पैसा छोड़ के गई थी। रिकॉर्ड की बात है, कोई भी चेक कर सकता है। मैं चैलेंज करती हूँ कि इनेलो कर्ज में छोड़ के गई थी या खजाने में पैसा छोड़ के गई थी। कर्ज में हरियाणा को भाजपा ने और कांग्रेस ने मिलकर डुबोने का काम किया है। कांग्रेस ने पिछले 10 साल में कर्जा चढ़ाया और उस कर्जे को 3.5 लाख करोड़ तक पहुंचाया भाजपा ने। 3.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग कर्जा हरियाणा प्रदेश पे जो किया है भाजपा की, ये एक बड़ी अचीवमेंट है, ये बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मोदी जी ने 3 काले कानून वापस ले लिए, संवाद से ही समाधान होता है। संवाद किया कब उसने, मोदी जी ने? वो तो रेडियो पे मन की बात करता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उन पे प्रेशराइज करके, उन पे दबाव डाल के किसानों ने की हिम्मत थी कि वो कानून वापस करवा दिए। इस लायक थे कि आपके प्रधानमंत्री के संवाद कर लेते? अगर लायक थे या लायक हैं तो आज भी किसान ही बैठे हैं सड़कों पे, जिनके ऊपर आंसू गैसे गोले फेंक रहे हो। कर लो ना संवाद, बोलने से संवाद नहीं होते। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस के हाँ जी, हरियाणा के कौन है बताओ मुझे आप? नहीं तो पंजाब देश से अलग है, पंजाब देश का नहीं, हिस्सा नहीं है। ये क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो आप चैनल में बैठ के? सुनिए, आपकी भाषा बेहद आपत्तिजनक है। आप पंजाब के किसानों को देश का किसान नहीं मानते। ये क्या कह रहे हो कि हरियाणा के किसान नहीं है? मोदी हरियाणा का, पंजाब का सबका नहीं है। आप पंजाब के देसी आपकी जो पार्टी वो भी है, तो पानी क्यों नहीं है यहाँ पर? कितनी बार सत्ता बने आपको? नहीं, मैं बताती हूँ। सेंटर में सरकार थारी,
स्टेट में सेंट्रल सरकार था रही, पानी हम लेके आएंगे, पानी हरियाणा लेके आएंगे, पागल बना रहे हो। कुछ तो बोलने से पहले सोचा करो। सेंट्रल में 10 साल से सरकार इनकी, स्टेट में 10 साल से सरकार इनकी, पानी मांगे इनेलो से, शर्म आती है थोड़ी बहुत। धरने क्यों लगा रहे थे? जब किसान आंदोलन शुरू हुआ हर डिस्ट्रिक्ट में धरना लगाया, SYL के लिए धरना लगाएंगे। अरे सेंटर में थारी सरकार, स्टेट में थारी सरकार, पानी विपक्ष लाके देगा, शर्म से डूब मरो अगर थोड़ी बहुत शर्म है तो। आंसू गैस के घोड़े फेंकने के लिए बड़े तेज हो, लगाओ मिनिस्टर, लाओ पानी, कौन विरोध करता है? हरियाणा का पानी लाने के लिए हिम्मत नहीं है तुम्हारी। वैसे तो आम आदमी पार्टी को गालियां देते हो डिबेट में बैठ के। पंजाब में है ना आम पार्टी की सरकार, हरियाणा में तुम्हारी सरकार, सेंटर में तुम्हारी सरकार, लगाओ लाओ पानी, देखो कौन विरोध करता है, कौन विपक्षी पार्टी हरियाणा की विरोध करती है। हम तो साथ लगेंगे आपके। पानी लाना नहीं है, ड्रामा करना है। SYL बड़ी याद आती है इनको, SYL के लिए धरने लगा देते हैं इनके, जब किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। ये जो बांटने की राजनीति है ये छोड़ो और सीधी बात संवाद करो किसानों के साथ। थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है तो डिबेट में बोलने के लिए तो बड़े तेज हो कि हमने आम किसान परिवार से मुख्यमंत्री बना दिया। अब मैं बताती हूँ असली बात। हुड्डा साहब को तो कह देते हैं, मैं भी कह देती हूँ कि बाप बेटे की सरकार है, बाप बेटे की सरकार है। और हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से कुछ नेता आए हमारे पास, जैसे किरण चौधरी, उनका क्षेत्र में प्रभाव था इसलिए हमने उनको सम्मान दे दिया, राज्यसभा में भेज दिया, बेटी को मंत्री बना दिया। तो प्रभाव जैसे किरण चौधरी का था ना, वैसे हुड्डा का भी है। हुड्डा को भी ले आओ, उसको भी भेज दो राज्यसभा में। आप कहते हो कि बाप बेटा, कम से कम तोता खोता से तो ठीक है। सेंटर और स्टेट में जो तोते खोते बिठा रखे हैं, इनका राज देख रही है हरियाणा की जनता, पंजाब की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता। आप फटाफट कह देते हो बाप बेटा, माँ बेटी। उस माँ बेटी को क्यों आपने फट गले से लगा लिया? माँ को राज्यसभा में भेज दिया, बेटी को आपने मंत्री बना दिया। क्यों? आपके पल्ले कुछ नहीं है, आप तो कांग्रेस के भरोसे चल रहे हो। और ये जो हर स्टेट में मुख्यमंत्री बिठाते हो, डमी बिठाते हो, तोते बिठाते हो। सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को तो आपने तोता बना रखा है। तो थोड़ा सा बोलने से पहले सोचा करो कि आज जो प्रधानमंत्री भाजपा का है, इसके सामने पहले तो जो हमारे मलिक साहब है उन्होंने खुलेआम विरोध किया। अब धनखड़ साहब कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत शर्म कर लो अगर है तो, लेकिन शर्म नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा करना जानते हैं। और संवाद रेडियो से संवाद नहीं होता, पब्लिक से तो डरती है ये सरकार। पब्लिक पे तो आंसू गैस के गोले फेंकते हैं लोग। ठीक है सिहाग जी। देखिए गौरव जी, आज हमारे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने इस संविधान की संरचना की। मैं आपके माध्यम से उन्हें नमन करता हूं। और आज देखिए, संविधान जिन्होंने बनाया, उन्होंने बाबा साहब ने ये बात रखी थी कि इसको लागू करने वाले लोग भी सही होने चाहिए। परंतु मैं समझता हूं आज आप देखिए, देश में संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि देश का नागरिक कहीं भी देश में आ जा सकता है, उसे समानता का अधिकार है, कहीं भी घूमने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन का अधिकार है। परंतु इस निकम्मी सरकार ने आज आप देखिए क्या हालात कर दिए हैं। बिल्कुल अनुसूरा जी की बात का भी मैं समर्थन करता हूं। इन्होंने आज उसी दिवस पर किसानों पर किस तरह आंसू गैस के गोले दागे हैं। और मैं आज आपकी डिबेट पे ये बात दावे से कहता हूं कि जिस रोहिला जी जो बात कह रहे हैं कि ये पंजाब के किसान हैं, इसी तरह पूर्व के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 4 साल पहले भी कहा था कि ये जो किसान हैं ये तो केवल पंजाब के, हरियाणा के किसान नहीं है। मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, हरियाणा का किसान MSP भी लेगा, पंजाब का भी पूरे देश का किसान लेगा। और आप जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को आज उनका प्रयोग करके आप जो लाठी गोली से किसान की आवाज को दबा नहीं सकते हो। आप इस बात पे आप कह रहे हो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी और उस समय जो कमेटी बनाई उसके बाद उस पर कुछ भी काम नहीं किया। और आप कहते हो पंजाब की सरकार से मांगे। जो आपको इतना डिबेट में आए हो, आपको ये मालूम होना चाहिए ये अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का है।
केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो एमएसपी पे कानूनी गारंटी दे। और मैं समझता हूं आप एक तरफ तो कहते हो कि विपक्ष नहीं है और दूसरी तरफ आपकी कंट्राडिक्शन स्पष्ट झलक रही है। आप क्यों डरे हुए हो विपक्ष से? आज आपके प्रवक्ता किसानी के मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। मुझे हैरानी होती है ये बात सुन के। और आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, इन्हीं के पार्टी के गवर्नर सतपाल मलिक जी ने आवाज उठाई और मैं साधुवाद देता हूं उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी को। देर से ही सही, लेकिन उनका जमीर भी जाग गया। आज उन्होंने जिस मुंह से ये बात रखी है, मैं कहता हूं खुद प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। संवैधानिक पद है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद, और उन्होंने जिस सभा में प्रधानमंत्री जी को कितना क्या नहीं कहा, और फिर भी आज वो कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। मैं कहता हूं कि इन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग किसान को, कंपनियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर के गिरवी रखना चाहते हैं गौरव जी। और ये मैं आज आपकी इस डिबेट में ये बात रख रहा हूं, आने वाले 3-4 महीने में ये इतना बड़ा जन आंदोलन होगा। और ये जो किसान से टक्कर लेना चाहते हैं, मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, ये किसान को ये भूल मत करे, कमजोर समझने की जो भूल कर रहे हैं ये लोग। ये सोचते हैं कि हरियाणा में भी सत्ता हमारे हाथ में आ गई, केंद्र में भी हमारे हाथ में है, लेकिन सत्ता का असली हकदार अन्नदाता है, ये किसानों की सरकार है। ये बात ये भूल ना करे रोहिला जी, ये आप समझ ले, अपनी पार्टी को भी ये समझा दे। आपके पास दूसरा, मैं इसी सवाल पे आता हूं, आप ये कहते हो कि हमने प्रदेश में, हरियाणा में, हमने एक बात तो आपने कबूल कर ली कि जिस व्यक्ति का जनाधार है, जिस नेता का, वो चाहे किसी पार्टी में हो, आप उसको इंपोर्ट करोगे, ये बात तो तय है। और इंपोर्ट करते ही आप उन्हें पद देते हो। क्यों नहीं आप अपने नेताओं को पद देते? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, समान तो है नहीं। आप तो नेता को कमजोर करते हो। जिस समय 5 साल बाद आपके 9 मंत्री चुनाव क्यों हारे, आप जवाब दीजिए। आपने अपना मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा? कैसी क्या नौबत आ गई थी कि खट्टर साहब को आपको बदलना पड़ा? और आज आप देख लेना, जिस दिन नायब सैनी जी कमजोर हो जाएंगे, चंद दिनों में उन्हें बदल देंगे। तो ये इनकी परिपाटी है गौरव जी। और मैं समझता हूं आज के दिन कम से कम इन्हें ये जो किसानों पर गोले दागे हैं, और भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, कल तक इसका बातचीत के माध्यम से हल निकले। और देखिए, राज्यसभा सदस्य है, लोकसभा सदस्य है, ये तो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को जो है। राजवीर जी विधानसभा लोकसभा में जाना बड़ी बात नहीं है, वहां जाकर ठीक है राजवीर जी समय का अभाव है, इसलिए जो कम शब्दों में अपनी बात को रखा जी। संविधान की बात कर रही है लोग, तो मुझे बताइए भारत किस सरकार ने दिया था बाबा साहब को? बाबा साहब को हराने वाली कौन सी पार्टी थी? बाबा साहब की जो प्रतिमा थी किसने लगाई थी? और लगाने से रोहिला जी कुछ नहीं होता, उनके आदर्शों पे चलिए। जो बाबा साहब को जो 5 जगह जो रहे थे तक, तो बाबा साहब के जो पंच के नाम से उनको रिकमेंड करवाने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। आप लोगों ने तो अब ये उठा लिया, भाई जाति पाति का मतलब अपना व्यवस्था बनाओ, ठीक है ना, करो। और लेकिन मोदी जी अपने विकास में लगे हुए हैं। उन्होंने हर महापुरुष का सम्मान किया है। ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति किसने लगाई थी? या आप एक बार मंथन करो, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने बाबा साहब के जो संविधान का दोहन करने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति की, और उसके कारण आप लोग सिमटते जा रहे हैं। ठीक है आप 400 सीट लेकर संविधान को बदलना चाहते थे। बिहार में नहीं है, 30 साल से गुजरात में नहीं है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में आप साफ हो चुके हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे। आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। आपके केवल सत्ता में आना ही एक उद्देश्य है आपका रोहिला जी। क्या सत्ता में रहना ही आपका उद्देश्य है? सत्ता में आएंगे तो सेवा करेंगे ना। सेवा ये आप संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रहे हो। ठीक है, सत्ता में आएंगे तो सेवा करेंगे। अनुजी पैनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, समय का अभाव है। ठीक है राजवीर जी ठीक है, 2 शब्दों में अपनी बात पूरी करूंगी। प्लीज।
इतिहास बना के देख लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए भारत रत्न की मांग करने वाली कौन सी पार्टी थी? ताऊ देवीलाल इनेलो पार्टी। हमने सबसे पहले मांग उठाई थी। और मंडल कमीशन आयोग का गठन किसके राज में हुआ था? ध्यान कर लीजिए, बोलने से मूर्ति लगाने से नहीं होता। आपने मूर्ति की राजनीति करी है सिर्फ। मूर्ति लगाने से पूरे समाज का भला नहीं होता। आप उस विचार पे भी चलिए। बाबा साहब के भक्तों को परेशान कौन सी सरकार कर रही है? यही भाजपा सरकार। वंचित समाज, ऐसी ठीक है वीरेंद्र जी, आपका 5 सेकंड में लास्ट कमेंट फाइनल। जी, समय थोड़ा सा कम है। वीरेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट। लगता है आवाज नहीं पहुंच रही वीरेंद्र जी के लिए। तो अनुज जी और राजवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। योगेश जी बहुत शुक्रिया और वीरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मसला लगातार जारी है और मसला में यही सवाल लगातार बना हुआ है कि राज्यसभा के लिए जिस तरीके से कितने दावेदार होंगे और कौन होगा, इसका जो है क्या फेस होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।